हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने आपको शीत युद्ध के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है और शीत युद्ध के क्या कारण हैं। ये सब हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था और हमने बताया था कि भाई जो शीत युद्ध है अमेरिका और यूएसएसआर रसिया के बीच में, दोनों के बीच में एक विचारधारा का युद्ध था, जिसमें दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर रहे थे, परमाणु हथियार भी इकट्ठे कर रहे थे और ऐसा वातावरण बन गया था कि युद्ध की कभी भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। तो ये शीत युद्ध था, एक तरह से वैचारिक युद्ध था। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि शीत युद्ध के दायरे क्या हैं, यानी एरिना ऑफ कोल्ड वार। ये हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम आज शीत युद्ध के दायरे के बारे में पढ़ेंगे, यानी एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार। तो शीत युद्ध के दायरे क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक चला था। तो इसके बीच में जो शीत युद्ध के पीरियड के दौरान, यानी 1945 से लेकर के, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से लेकर के और सोवियत संघ के विघटन तक, यानी 1991 तक जो मुख्य घटनाएं घटी, वो शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत आती हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि 40 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाले शीत युद्ध के दौरान अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जब दोनों महाशक्तियां सशस्त्र युद्ध आरंभ होने की स्थिति में पहुंच गई, लेकिन वास्तविक युद्ध उनके बीच नहीं हुआ और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की परिणति से बच गई। परंतु सारे संसार में भय, अनिश्चय, आतंक, असुरक्षा और विनाश की आशंका का वातावरण बना रहा। तो शीत युद्ध के दायरे हैं, उसमें मुख्य रूप से कुछ घटनाओं को ले सकते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख जो घटना है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, जो कि शीत युद्ध के मुख्य दायरे में आता है। तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? शीत युद्ध के समय अमेरिका के तट से सटे हुए छोटे से द्वीपीय देश क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। तो हुआ क्या कि 1961 में सोवियत संघ के नेता इस बात से चिंतित हुए कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि क्यूबा में साम्यवादी शासन था, समाजवादी शासन था और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चोव ने क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा बनाने तथा परमाणु मिसाइलें तैनात करने का निर्णय लिया। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका यूएसएसआर के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर भी हमला बोल सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उसका उत्तर अमेरिकी जंगी बेड़े को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले रूसी जलयानों को रोकने का निर्णय लेकर दिया। यानी अमेरिका को ये बात बाद में पता लगी और अमेरिका ने रूस की इस कार्रवाई को रोकने के लिए, सोवियत संघ की इस कार्रवाई को रोकने के लिए अपने जंगी बेड़ों को क्यूबा की तरफ जाने वाले रूसी जलयानों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसी स्थिति में ये लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। यह संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चरम बिंदु इसलिए था कि पूरी दुनिया को ये लगा कि अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इसलिए एक तरह से शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहलाया। इस संघर्ष को
आशंका ने पूरी दुनिया को न केवल बेचैन कर दिया वरन परमाणु युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। तो इस तरह से जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वो टल गया और दुनिया को एक बड़े भयंकर युद्ध की जो आशंका थी उससे छुटकारा मिल गया। और उस समय जो मुख्य नेता थे सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चोव और संयुक्त राज्य अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। अब जो दूसरा है, जो दूसरा शीत युद्ध का दायरे में जो दूसरी घटना है वो है बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की नाकेबंदी कैसे क्या थी, तो ये इस दौर की सबसे रोचक घटना है जिसे बर्लिन की नाकेबंदी के नाम से जाना जाता है। दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बंट गया। पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस का आधिपत्य था, जबकि पूर्वी जर्मनी सोवियत कब्जे में रहा। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करते हुए पश्चिमी जर्मनी से यातायात, संचार आदि बंद कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका तथा ब्रिटेन ने बर्लिन को हवाई मार्ग से खाने की चीज़ें, अन्न, दवाइयाँ आदि भेजना प्रारंभ कर दिया। अंततः सोवियत संघ को 1949 में यह नाकेबंदी समाप्त करनी पड़ी और 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई। यानी बर्लिन की दीवार खड़ी करने का मतलब है कि बर्लिन का एक तरह से जर्मनी का बीच में दीवार खड़ी हो गई और दो हिस्सों में जो है जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बट गया। अब हम देखते हैं कि जो शीत युद्ध की जो दायरे के अंतर्गत तीसरी जो मुख्य घटना है वो है कोरिया संकट। कोरिया संकट क्या था कि दूसरी महत्वपूर्ण घटना कोरिया में घटी। जर्मनी की तरह महायुद्ध के बाद उत्तरी कोरिया में साम्यवादी तथा दक्षिण कोरिया में अमेरिकी समर्थित सरकारें अस्तित्व में आई। जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। साम्यवादी चीन ने उत्तरी कोरिया के समर्थन में संघर्ष की घोषणा कर दी। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद जुलाई 1953 में यह युद्ध बंद हो गया और दोनों देशों के मध्य 38वीं समानांतर रेखा खींच दी गई। इसके बाद शीत युद्ध के दायरे में अगली जो घटना आती है वो है वियतनाम संघर्ष। वियतनाम संघर्ष क्या था कि क्यूबा संकट 1962 में टल जाने के बाद वियतनाम का मामला सामने आया और 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम में संघर्ष को बढ़ावा देने का संकेत दिया। सोवियत संघ ने अमेरिका के विमानों द्वारा बम वर्षा की भर्त्सना करते हुए हो चिन मिन्ह के नेतृत्व में लड़ रही सेना को आधुनिक हथियार देना शुरू कर दिया। यह युद्ध 1975 तक चला और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद अगले ही वर्ष वियतनाम का एकीकरण हो गया। हो ची मिन्ह ने एकीकरण के बाद समाजवादी नीतियों का समर्थन किया। अब इसके अलावा भी ये तो मुख्य शीत युद्ध के दायरे की घटनाएं थी। कुछ और भी छोटी मोटी घटनाएं हुई जिनको हम अन्य घटनाओं में रख सकते हैं। जैसे अमेरिका के विरोध के कारण चीन में साम्यवादी सरकार को बहुत दिनों तक मान्यता नहीं मिली। काफ़ी संघर्ष के बाद अक्टूबर 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करते हुए सेना भेज दी और इसके विरोध में अमेरिका ने वहां आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया, जिससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी
नहीं हो सका। अब इसके अलावा भी हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध जो रहा, जैसे कि हमने बताया कि जो शीत युद्ध था वो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 तक चला, 45 से लेकर के 1945 से लेकर के यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1945 से लेकर के सोवियत संघ के विघटन सन 1991 तक शीत युद्ध की अवधि मानी जाती है। तो इस दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, जरा हम इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहली घटना थी वो थी, जो प्रमुख घटना 1945 थी, 1945 में वो थी हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु हमला। हुआ क्या कि अगस्त माह में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम से हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। जैसा हम जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाले थे और उसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो ये पहली घटना थी जो कि शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। फिर उसके बाद में 1947 में, जिसे मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी घटना क्या हुई कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दुनिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एक सिद्धांत को जन्म दिया जो शीत युद्ध के सूत्रपात का संकेत साबित हुआ, मार्शल प्लान की घोषणा, जिसके तहत पश्चिमी यूरोप को आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने सहायता करने का वायदा किया। अब तीसरी जो घटना है वो 1949 की है, यानी नाटो की स्थापना। इसमें क्या हुआ कि अप्रैल माह में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर नाटो नामक सैन्य गठबंधन की स्थापना की। रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी हटाने की घोषणा की। जैसा हमने पहले बताया था कि अमेरिका ने नाटो की स्थापना की 1949 में, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें अधिकतर जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो नाटो में शामिल हुए। और नाटो की स्थापना से अमेरिका ने अपनी स्थिति मजबूत की और ये माना गया कि एक देश पर हमला, नाटो के किसी भी देश पर हमला, संपूर्ण नाटो पर हमला माना जाएगा। तो ये इसकी प्रमुख घटना थी। फिर 1950 की जो घटना थी वो थी उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण। उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। अमेरिका की सेना ने दक्षिण कोरिया की इसमें सहायता की। कम्युनिस्ट चीन उत्तरी कोरिया के समर्थन में संघर्ष में शामिल हो गया। तो ये 1950 की प्रमुख घटना थी। आगे चल के 1953 कोरिया युद्ध का अंत व कोरिया का विभाजन। 1953 में कोरिया युद्ध बंद हो गया तथा संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद 38वीं समानांतर रेखा को मानकर कोरिया का विभाजन कर दिया गया, यानी कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 1953 में। उसके बाद जो शीत युद्ध की अगली प्रमुख घटना हुई वो 1954 की है, यानी वियतनाम का विभाजन और सीटों का गठन। अब वियतनाम का विभाजन क्या था? 1954 की जो घटना है, 17वीं समांतर रेखा के द्वारा वियतनाम का विभाजन हो गया। इसके लिए जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसी वर्ष अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ संधि संगठन सीटो बनाया। जैसा हम पहले भी पिछली क्लास में हमने बताया था कि सीटो से अभिप्राय साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप इसी वर्ष से प्रारंभ हो गया। इससे जो अगली घटना घटी वो 1955 की है, सेंटो और वार्सा पैक्ट। बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका ने केंद्रीय संधि संगठन सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट किया। वार्सा पैक्ट के बारे में हमने काफ़ी कुछ आपको जो है बताया, पिछली ऑनलाइन क्लास में भी बताया था। यानी 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। वार्सा पैक्ट के अंतर्गत
जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो अधिकतर सोवियत संघ में शामिल हुए, यानी उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया और ये एक तरह से नाटो के विरुद्ध संगठन खड़ा किया गया था और ये माना गया था कि नाटो का जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट में जितने भी देश शामिल हैं वो एकजुट रहेंगे। उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगली घटना 1956 की है, जिसमें पूर्वी यूरोप के देश हंगरी पर, जो पूर्वी यूरोप के देश थे हंगरी पर, उस पर सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। फिर 1961 में घटना है, 1961 की मुख्य घटना यह है कि जर्मन के मध्य बर्लिन दीवार खड़ी की गई, यानी सोवियत नेताओं को 1961 में सोवियत नेताओं को क्यूबा पर अमेरिका के आक्रमण की चिंता थी। इसी वर्ष दो जर्मन के मध्य बर्लिन दीवार खड़ी कर दी गई, यानी जर्मन का एक तरह से दीवार खड़ी करके पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजन हो गया। और 1962 की जो घटना है वो है क्यूबा मिसाइल संकट, जिसका हमने इस क्लास के आरंभ में ही जिक्र हमने आपको बताया था, कर दिया था, तो इसके बारे में अलग से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगली जो घटना है वो 1975 की है, यानी वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप समाप्त। वियतनाम से अमेरिका का, जो अमेरिका ने अपना लगातार वर्चस्व वियतनाम में बना रखा था, तो 1975 के आते आते यह हस्तक्षेप उसका समाप्त हो गया। 1979 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1979 जो ईयर था उसमें अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ गया और हम देखते हैं कि लगातार सोवियत संघ काफ़ी वर्षों तक अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं को उसने बनाए रखा। फिर आता है 1985। 1985 की मुख्य घटना थी मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ में राष्ट्रपति बने। तो सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव के राष्ट्रपति बनने के साथ सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1985 में हम देखते हैं कि जो 1985 के आते आते स्थिति ये बन गई कि जो नाटो के देश थे और जो दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट के देश थे, तो वार्सा पैक्ट के जो देश थे, जो यानी पूर्वी यूरोप के देश थे, जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था, तो उनमें काफ़ी हद तक असंतोष बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ये देखा कि जो देश अमेरिकी गुट में थे, जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था, वो लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे थे, उनकी समृद्धि बहुत ज़्यादा थी। इसकी निस्बत जो पूर्वी यूरोप के देश थे, यानी वार्सा पैक्ट के देश थे, वो लगातार अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और उनमें बहुत ही ज़्यादा असंतोष था। तो ऐसे में क्योंकि जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसने लोगों पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, और जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में खुलापन था, तो मिखाइल गोर्बाचोव ऐसे में 1985 में राष्ट्रपति बने और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ सुधार करूं, और उन्होंने अनेक सुधार कार्यक्रम अपनाए, जिसके अंतर्गत प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दो नीतियां थी, यानी खुलापन उन्होंने लाया और सुधार किए। परंतु हम देखते हैं कि उनके सुधार से ना तो सोवियत संघ के जो नागरिक थे वो ही ज़्यादा खुश थे और ना ही सोवियत साम्यवादी व्यवस्था के अन्य लीडर, क्योंकि जो नागरिक थे वो चाहते थे कि सुधार बहुत तेज गति से हो, जिससे जल्द से जल्द हम आगे बढ़ें, और साम्यवादी जो नेता थे उन्हें लगता था कि इससे हमारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी और हमारा शासन ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में 1989 अगली घटना घटी। तो इस समय तक आते आते जैसा हम देख रहे हैं, सोवियत संघ का जो नियंत्रण था अपने गणराज्यों पर और पूर्वी यूरोप के देशों पर ढीला पड़ता चला गया था, लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया था। इसी के फलस्वरूप जो जर्मन के नागरिक थे, जो 1961 में जर्मन की दीवार खड़ी हुई थी, बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी जर्मनी में, और जर्मनी का विभाजन दो हिस्सों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में हो गया था, तो उन्होंने 1989 में ये बर्लिन की दीवार ध्वस्त हो गई। इस समय कंबोडिया में अमेरिका का हस्तक्षेप समाप्त हुआ, सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस आई, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ
और बर्लिन दीवार को ध्वस्त कर दिया गया और जर्मनी का पुनः एकीकरण 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर के दोनों का एकीकरण हो गया। अब 1991 की घटना आती है। यह है सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त। जैसा हम बता रहे थे कि सोवियत गुट के जो अनेक देश थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, उनमें लगातार सोवियत व्यवस्था के प्रति, साम्यवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था और वो पश्चिमी व्यवस्था को अपनाना चाहते थे और वो बिल्कुल भी अपनी व्यवस्था से खुश नहीं थे। तो सोवियत संघ के जो अपने 15 गणराज्य थे, उनमें ही संघर्ष के स्वर उठने लगे और उनमें संघर्ष हो उठा और उन्होंने अपने आप को सोवियत संघ से अलग कर लिया। और इस तरह से सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों का संगठन था, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब वो 15 गणराज्य अलग अलग हो गए और एक तरह से सोवियत संघ 15 देशों में विभक्त हो गया। और इस सोवियत संघ के विभाजन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हम ये देखेंगे कि जो शीत युद्ध था, इसके दौरान दोनों महाशक्तियों की क्या भूमिका रही। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों की जब हम भूमिका की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि अनेक ऐसे अवसर आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने भी कारगर भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी उद्देश्य से दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया। यद्यपि शीत युद्ध के दौरान दोनों गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी, इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। फलतः समय रहते परमाणु दुर्घटना से बचने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और इसमें स्थायी संतुलन लगाया जा सकता है। ऐसे प्रयासों की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। तो इन्होंने आपस में मिलकर के अनेक संधियां की। जैसे तो अनेक संधियां हुई। तो जो पहली जो संधि थी वो थी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये संधि क्या थी? यह संधि अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन के बीच मास्को में की गई। तीनों देशों ने 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर किए और इसी साल 10 अक्टूबर से यह लागू हो गई। इस संधि का उद्देश्य वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा जल के अंदर आणविक हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना रखा गया। अब इनके बीच में जो दूसरी संधि हुई वो है परमाणु अप्रसार संधि, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन तथा मास्को में इस संधि के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जो 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई। इस संधि के तहत 1 जनवरी 1967 को मानक रेखा मानते हुए यह परिभाषित किया गया
कि विश्व के 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। इस संधि के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि इन 5 देशों के अलावा दुनिया के अन्य देशों को भी परमाणु हथियार बनाने से रोका जाएगा। और भारत ने आज तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इस संधि को भेदकारी मानता है कि ये आपस में असमानता का व्यवहार करती है। यानी जो परमाणु संपन्न देश हैं, पहले से ही 5 परमाणु संपन्न देश हैं, उनको ये इजाज़त देती है कि वो अपने परमाणु हथियारों को बनाए रख सकते हैं, जबकि बाकी को परमाणु हथियार बनाने से रोकती है। भारत की अपनी समस्याएं हैं कि भारत के पड़ोस में भी जो देश है, तो उससे भी भारत को चिंता थी, तो भारत ने इसे विभेदकारी माना। भारत का कहना था पहले सभी नष्ट करें परमाणु हथियार, तो हम भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तीसरी जो है संधि है वो है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स। तो ये क्या है? ये फर्स्ट जो वार्ता हुई, इसे साल्ट के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स फर्स्ट 1969 से आरंभ हुए। इस वार्ता के तहत मॉस्को में 26 मई 1972 को सोवियत संघ के लियोनिड ब्रेजनेव तथा अमेरिका के रिचर्ड निक्सन ने परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि तथा सामरिक रूप से घातक हथियारों के संबंध में अंतरिम समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये दोनों संधियां 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। अब चौथी जो है वो है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स सेकंड। इस चरण में सोवियत नेता ब्रेजनेव तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जिम कार्टर ने वियना में 8 जून 1972 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। पांचवी जो संधि है वो है सामरिक अस्त्र कटौती संधि फर्स्ट। सामरिक अस्त्र कटौती संधि फर्स्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 31 जुलाई 1991 को सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह संधि की, जिसका उद्देश्य सामरिक रूप से घातक हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ उनकी संख्या में कमी लाना है। फिर जो छठी संधि इनमें हुई वो है सामरिक अस्त्र कटौती संधि सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकंड 3 जनवरी 1993 को संपन्न। इस संधि का उद्देश्य भी घातक हथियारों की संख्या में कमी लाना है। इस पर रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान जहां दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की दौड़ चली आ रही थी और उन्होंने अनेक परमाणु हथियारों और घातक हथियारों को इकट्ठा किया, वहीं इनके बीच में अस्त्र शस्त्रों को सीमित करने के लिए, परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए भी अनेक संधियां हुई, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां ये जानती थी कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, और अगर एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम गिरा भी देता है तो दूसरे देश के पास उसके बाद भी इतने परमाणु युद्ध बचे रह सकते हैं कि वो पहले देश का काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो दोनों को लगा कि इससे मानवता के ही अंत का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, तो दोनों ने ही अनेक जो है वार्ताएं की और परमाणु अस्त्र शस्त्रों को सीमित करने के लिए अनेक संधियां की। तो इस अध्याय में इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से शीत युद्ध के कौन कौन से दायरे थे, कौन कौन सी घटनाएं थी, और शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने अस्त्र परिसीमन वार्ताएं की और हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए अनेक संधियां की। धन्यवाद।